भारतीय संविधान के स्रोत आज का हमारा टॉपिक है। आज हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो भारतीय संविधान बना उसके स्रोत कौन कौन से रहे, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों, संविधान निर्माता अनेक स्थानों से संविधान निर्माण के लिए विषय वस्तु का संकलन करते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित दस्तावेजी संविधान नहीं होता। संविधान की विचारधारा, मान्यताएं एवं दर्शन को कहीं न कहीं से प्रेरणा अवश्य मिलती है। संविधान निर्मित शासन तंत्र का आधार भी किसी न किसी अन्य तंत्र से स्फूर्ति ग्रहण करता है। ये बात सत्य है कि ब्रिटिश हुकूमत समाप्त होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का जो नया संविधान लागू किया गया वह विभिन्न देशी विदेशी प्रभावों से मुक्त था। नवीन संवैधानिक ढांचा ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विरासत थी। अनेक विरासतों ने देश के नवीन संविधान निर्माण को दिशा दी थी। विदेशी संविधानों की अनेक अच्छी बातें संविधान निर्माताओं ने ग्रहण कर ली और एक सुंदरतम संवैधानिक आलेख का निर्माण किया। यदि हम बिंदुवार इसका अध्ययन करना चाहें कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो इस प्रकार है। पहला स्रोत है भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। भारत का संविधान संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित लिखित आलेख है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी। इस संविधान को स्वरूप की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अब तक हुए 100 से ऊपर जो संविधान संशोधन हुए उनके पश्चात कुछ अनुच्छेदों के निरसित होने और कुछ अनुच्छेदों में नए परिच्छेद के जोड़ने के बाद कुल 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट है। हमारे संविधान में केवल केंद्रीय शासन के विभिन्न अंगों के संगठन तथा कार्यों का ही वर्णन नहीं किया गया, बल्कि उसके जो एकक हैं, घटक जो इकाइयां हैं अर्थात राज्यों के संगठन का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान निर्माता देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सारे देश के लिए एक ही संविधान देना चाहते थे। यही कारण है कि हमारे संविधान के मूलभूत दस्तावेज में ऐसी बहुत सी बातों का समावेश कर दिया गया जो साधारणतः सामान्य विधि निर्माण के लिए छोड़ दी जाती है, जैसे वित्त, संपत्ति, संविदाएं, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, राजभाषा आदि। दूसरा बिंदु आता है संविधान सभा के वाद विवाद। मित्रों, भारतीय संविधान को समझने के लिए संविधान सभा की डिबेट्स का, वाद विवाद का गंभीर पारायण जरूरी है। संविधान सभा के वाद विवाद यानी डिबेट्स जो हैं, प्रतिवेदन के अध्ययन से संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों एवं इच्छाओं का बोध होता है। संविधान सभा की कार्यवाही एवं वाद विवाद बहुत विस्तृत हैं और उनके सूक्ष्म अध्ययन से संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का स्पष्ट भाव निकाला जा सकता है। तीसरा बिंदु आता है पुराने संवैधानिक अधिनियम। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य है। तथ्य है कि भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटेन का विशाल वैधानिक जो योगदान रहा, जिसकी व्यापक निंदा हुई थी और पारित होते समय भारतीयों ने जिसको अधिकांशतः अस्वीकार कर दिया था, 15 वर्ष के उपरांत भी स्वाधीन भारत द्वारा इतना अधिक स्वीकार किया गया। ये जो कथन मैंने आपको कहा है, ये नॉर्मन डी पामर के द्वारा कहा गया था कि किस तरह से हमारे संविधान पर संवैधानिक अधिनियमों जैसे 1858, 1892, 1909, 1919 और 1935 का अत्यधिक प्रभाव है। संविधान में अनेक बातें इन संवैधानिक अधिनियमों से ली गई है और वास्तव में भारत का वर्तमान संविधान एक बहुत बड़े अंश तक 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है और उस अधिनियम के अधिकांश उपबंध जो है न्यूनतम आवश्यक संशोधनों के साथ संविधान में सम्मिलित कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि संविधान के आकार, उसकी विषय सूची आदि पर इस अधिनियम की गहरी
छाप है, यानी 1935 के अधिनियम की गहरी छाप है। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अक्षरशः वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके नए संविधान में ले ली गई हैं। उदाहरण के लिए नए संविधान के अनुच्छेद 256 और 1935 के एक्ट की 126वीं धारा में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन धाराओं द्वारा केंद्र राज्यों को उचित निर्देश देने का अधिकार रखता है। नए संविधान के 352 एवं 353 अनुच्छेद, जिनका राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा से संबंध है, वाक्य रचना की दृष्टि से अधिनियम की धारा 103 से बहुत कुछ मिलते हुए है। चौथा बिंदु आता है संविधियां, अध्यादेश, नियम विनियम, आदेश आदि। संविधान के मूल प्रलेख के अतिरिक्त संविधियां, अध्यादेश, नियम विनियम, आदेश आदि भी हमारे संविधान के कानूनी तत्व हैं। संविधियां केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाती हैं। केंद्रीय संसद ने अनेक कानून बनाए हैं जो संविधान के अभिन्न भाग बन गए हैं। इन अधिनियमों में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1959, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, अस्पृश्यता दंड संबंधी अधिनियम 1955 प्रमुख है। इसके अतिरिक्त संसद को अपने कार्य संचालन एवं कार्य प्रणाली हेतु नियम बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। अधिकांश नियम और आदेश तथा विभिन्न प्रकार के अध्यादेश केंद्रीय और राज्य कार्यपालिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को नियम तथा विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के कार्यों और शासन संबंधी विधियों के संचालन के लिए नियम बनाता है। यदि संसद एवं राज्य विधानमंडल की बैठकें नहीं हो रही हों तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। संसद तथा राज्य विधानसभा की स्वीकृति से ये अध्यादेश बाद में विधि का रूप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार संविधियों के साथ साथ अध्यादेश भी भारतीय संविधान के अभिन्न अंग है। पांचवा मूल स्रोत है संवैधानिक संशोधन। सन 1950 से अब तक भारतीय संविधान में जो 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, वे सब भारतीय संविधान के अभिन्न स्रोत हैं। इन संवैधानिक संशोधनों से संविधान की बुनियादी धारणा और स्वरूप में अंतर आया है। उदाहरण के लिए संविधान के प्रथम, चतुर्थ, 17वें, 25वें, 26वें, 29वें और 44वें संशोधनों द्वारा संपत्ति के अधिकार में जो आधारभूत अंतर आया है और अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने का जो अधिकार प्राप्त हो गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के विवाद में संसद के इस अधिकार को सीमित कर दिया था। इन संविधान संशोधनों द्वारा हमारा संविधान आर्थिक और सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आज संसद संविधान संशोधन द्वारा हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन का पथ प्रशस्त कर रही है। आज हम सचमुच संविधान संशोधन के शांतिमय माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में और एक नवीन त्यागमय समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं। छठा स्रोत है विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव। मित्रों, यह बात तो निर्विवाद रूप से स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि हमारे संविधान पर विदेशी विचारधाराओं एवं शासन विधानों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। हमारे संविधान निर्माता तो समस्त ज्ञात शासन विधानों के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव अपने संविधान में संजोना चाहते थे। इसी कारण हमारा संविधान विदेशी संविधानों की आदर्श व्यवस्थाओं का अपूर्व संग्रह बन गया है। सर्वप्रथम ब्रिटिश संविधान ने हमारे संवैधानिक कलेवर का निर्माण किया है। हमने ब्रिटिश आदर्श की संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति औपचारिक प्रधान ही है। ब्रिटिश संसद की भांति हमारी लोकसभा देश की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना दी गई है। हमारे संसद एवं विधानमंडलों के प्रक्रिया, नियमों और प्रतिपादियों का निर्धारण भी
ब्रिटिश नमूने पर ही किया गया है। जब तक हमारे यहाँ संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण नहीं किया गया, तब तक हमारे संसद सदस्यों को ही ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ मिलेंगी जो ब्रिटिश संसद के लोकसभा यानी वहाँ के लोक सदन और इनके सदस्यों को प्राप्त है। ब्रिटिश संसद में निम्न सदन जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, हमारे यहाँ जैसे लोकसभा है, तो वहाँ के लोक सदन को जो और सदस्यों को जो उन्मुक्तियाँ प्राप्त है वो हमारे संसद सदस्यों को भी प्राप्त है। अमेरिकी संविधान की बुनियादी सिद्धांतों का प्रभाव भी हमारे संविधान पर देखा जा सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकारों का अध्याय, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो निश्चित रूप से अमेरिकी संवैधानिक आदर्श पर ही अपनाए गए हैं। फ्रांसीसी संविधान की जो मिसाल है उस पर हमने नए स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाया है, इन लोकतंत्र को गणतंत्र बनाया है हमने। अन्य संघों की भांति हमारे संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संविधान के इस अंश का निर्माण कनाडा के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, परंतु हमारे संविधान में एक समवर्ती सूची और जोड़ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन कही जा सकती है। आयरलैंड के संविधान से ही हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा ली है। न्याय का समान संरक्षण का क्षेत्र परिभाषित करते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या उस विषय पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से मेल खाती है। इस प्रकार कभी कभी विदेशी न्यायालयों के निर्णय भी हमारे न्यायालयों का मार्ग निर्देशन करते हैं। 7वां स्रोत है न्यायिक निर्णय। भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत भी न्यायिक निर्णय है जो न्यायाधीशों ने समय समय पर दिए हैं। न्यायाधीश संवैधानिक कानून की व्याख्या करते हैं और उनके निर्णय तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक कि न्यायपालिका स्वयं के द्वारा इस संबंध में कोई अन्य निर्णय न दे दे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे अनेक न्यायिक निर्णय दिए गए हैं जो हमारे देश के कानून का उसी प्रकार महत्वपूर्ण भाग है जिस प्रकार की संविधान के विभिन्न अनुच्छेद। 8वां स्रोत आता है प्रथाएं एवं अभिसमय। संविधान के अलिखित भाग के रूप में प्रथाओं, अभिसमयों या परंपराओं का विशिष्ट महत्व होता है। यद्यपि भारतीय संविधान लिखित है उसमें अनेक परंपराएं विकसित हो गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं इस प्रकार है जैसे कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, परंतु परंपरा यह है कि वह मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है किंतु ऐसा वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है किंतु परंपरानुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में भी एक परंपरा विकसित हुई है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। तो इस प्रकार से परंपराएं और प्रथाएं भी हमारे यहाँ संविधान के स्रोत हैं। अंतिम बिंदु आता है संवैधानिक टीकाएं एवं संविधान विशेषज्ञों के विचार। भारतीय संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत जो है भारतीय संवैधानिक कानून पर लिखी गई टीकाएं और ग्रंथ हैं। इन टीकाओं और ग्रंथों में जो प्रमुख रूप से हैं दुर्गादास बसु द्वारा लिखित जो है कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी तरह से ग्लेड हिल की द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एलेक्जेंड्रोविच की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जेनिंग्स की है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसी तरह से अन्य की जो टीकाएं हैं, जो ग्रंथ है, विचार हैं, वो प्रमुख हैं। संवैधानिक कानून के विशेषज्ञों में N.A. पालकीवाला, इसी तरह से नीरेन डी, इसी तरह से लक्ष्मीमल सिंघवी है, सोली सोराब जी है, राजीव धवन है, सुभाष काश्यप है, अभिषेक मनु सिंघवी है, अरुण जेटली है। इनके द्वारा भी समय समय पर जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त डायसी की लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसी पुस्तकों ने भी भारतीय संविधान के सूक्ष्म पहलुओं पर प्रकाश डाला है। तो संक्षेप में मित्रों हम कह सकते हैं
कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी ये दावा नहीं किया कि वे कोई मौलिक अद्भुत संविधान खोज निकालेंगे। वे तो अच्छा और काम चलाऊ संविधान ही बनाना चाहते थे। वे इस लक्ष्य में काफ़ी सफल भी हुए हैं। अब ये आरोप लगाना कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधानों का अंधानुकरण है, ये सही नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान के जो अत्यंत अल्प प्रावधान है वो भारतीय इतिहास और संस्कृति की उन पर छाप झलकती है। फिर भी भारतीयता और गांधीवाद की भावना को संविधान में यथोचित स्थान दिया गया है। हमने शासन के लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है, जिसे नितांत अभारतीय नहीं कहा जा सकता, भारतीय ही कहा जा सकता है। प्राचीन भारत में गणराज्यों एवं जनपदों के अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। धार्मिक सहिष्णुता की भावना हमारे इतिहास की एक बपौती रही है, थाती रही है, जिसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में समाविष्ट किया गया है। महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण आदर्श जैसे कि मद्य निषेध है, गोवध निषेध है, विकेंद्रित आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है, कुटीर उद्योगों लघु उद्योगों का विकास है, स्वशासित ग्रामीण व्यवस्था है यानी पंचायती राज है, तो इन सबको भी हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। इसलिए विदेशी संविधानों की व्यवस्थाओं को अपनाने के उपरांत भी हमारा संविधान बहुत अधिक भारतीय बन गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।